1945 हिरोशिमा और नागासाकी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। After falling for 43 seconds, At 11:02 a.m., the B-29 dropped an atomic bomb on Nagasaki. उस दिन से लेके आज तक वो दोनों ही शहरों बॉम्बिंग से कभी नहीं उभर पाए। वो दिन था जब न्यूक्लियर पावर का असली नमूना पूरी दुनिया ने देखा। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो ह्यूमन हिस्ट्री में सभी के लिए एक सबक बन गया। और उसके बाद आने वाले समय में सभी कंट्रीज को ये बहुत अच्छे से पता था कि या तो आप न्यूक्लियर पावर होल्ड करने वाले देश बनते या तो फिर उनसे डरने वाले देश बनते। और ये जो दोनों चॉइसेस थी ये उन कंट्रीज के हाथ में नहीं थी। खुद न्यूक्लियर सुपर पावर अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर सुपर पावर बने, लेकिन डर के रहने से अच्छा तो सभी कंट्रीज ने सोचा कि क्यों ना न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का ट्राई करें जो अमेरिका को ही चैलेंज कर सके। और फिर शुरू हुई न्यूक्लियर वेपन की दौड़, जिसमें सभी कंट्रीज ने अपनी भरपूर कोशिश की। किसी ने वो चुराए, किसी ने उन्हें गिफ्ट में ले लिया, और बाकी किसी देश ने जो कोशिश की तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उनके ऊपर रोक लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया एक दूसरे के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को चुरा रही थी, उन्हें गिफ्ट कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, तो अकेले इंडिया ने ये सब किया कैसे? और हाँ, अगर एक दुश्मन देश नहीं होता तो शायद से हम कभी न्यूक्लियर पावर बन ही नहीं पाते। बताता हूँ कैसे और क्यों। बट इससे पहले कि आप ये जानो कि इंडिया ने अकेले ये कैसे किया, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये भी जरूर जानो कि कौन सी वो कंट्रीज थी जिन्होंने वो चुराया, जिनको वो गिफ्ट में मिला, ताकि आपको पूरा गेम समझ में आ जाए। 1949 रशिया, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर गिराया तो उसके बाद 4 साल बाद ही रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिक्लेयर कर दिए। यानी बाकियों को जहां सालों लग रहे थे, रशिया को अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में बस 4 साल लगे। क्यों? क्योंकि जूलियस रूसेनबर्ग, डेविड ग्रीनग्लास और बाकी सोवियत स्पाइज ने यूएस के ऑफिशियल न्यूक्लियर प्रोग्राम मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स चुराए और उन्हें रशिया सप्लाई कर दिए। 1952 यूके, ब्रिटिश साइंटिस्ट वैसे तो पहले से ही अमेरिका के साथ में मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, और फिर बाद में यूएस यूके न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है तो यूके को आराम से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स आराम से मिल जाते हैं। फ्रांस, जो कि नेटो का वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड मेंबर है, उसे प्रोटेक्शन मिली वेस्ट और यूरोप से, और उसे रिसोर्सेज मिले अपनी सारी की सारी कॉलोनीज से। इनफैक्ट आज भी कुछ 14-15 कॉलोनीज है जो उसके कंट्रोल में है। तो जैसे ही उस टाइम पर रशिया यानी सोवियत यूनियन ने खुद को न्यूक्लियर केपेबल किया तो उन्होंने अपने कम्युनिस्ट भाई चाइना को रिएक्टर, साइंटिस्ट, ट्रेनिंग, पूरी की पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी। 1998 पाकिस्तान के लिए AQ खान ने काम किया, जो डच न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, और वहां से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज डिजाइन चुराए। फिर चाइना ने ब्लूप्रिंट्स भी दे दिए, सऊदी अरेबिया ने पैसा दे दिया, और अमेरिका ये सब जानते हुए भी एकदम चुपचाप बैठा रहा। और इन दी एंड 2006 नॉर्थ कोरिया वापस से इसको AQ खान नेटवर्क से डिजाइन्स की टेक्नोलॉजी मिली, और उसके बाद फिर सोवियत साइंटिस्ट और चाइना ने इसकी हेल्प भी की थी। सब के सब कनेक्टेड है एक्सेप्ट फॉर इंडिया। नाइनटीन 47 में जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसकी आजादी बंटवारे के साथ आई थी। ना कोई हैवी वेपन्स थे, ना कोई मिलिट्री थी, और ना ही कोई डिफेंसिव प्लानिंग, राइट? और जब तक हम इन सब चीजों से उभर पाते, 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक दुश्मन कंट्री जो शायद से अगर नहीं होती तो हम कभी शायद न्यूक्लियर स्टेट बन ही नहीं पाते। ये वही दुश्मन कंट्री है, क्योंकि जब हमारी वॉर में हार हुई तो ये नेहरू जी की पॉलिसीज के ऊपर कड़ा तमाचा था। क्योंकि नेहरू जी सबसे पहले तो न्यूक्लियर वेपन के पक्ष में ही नहीं थे, और जो हमारे विजनरी जीनियस थे डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने नेहरू जी को इस वॉर के पहले कन्विंस कर लिया था कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को पावर देगा। लेकिन उसके जस्ट बाद नेहरू जी ने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि हम इसे वॉर के लिए यूज नहीं करेंगे। तो जब 1964 में चाइना ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए, तब इंडिया को समझ में आया कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां उसके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान बैठा हुआ है, और बीच में वो खुद है जिसका कोई सपोर्ट नहीं करता। और तब सबसे पहली बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने होमी भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। लेकिन फिर वर्ल्ड लेवल पे पता नहीं ऐसी क्या चीज होती है जो कि आज तक मिस्टीरियस है, कि जैसे ही उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दिया उसके मात्र 2 साल के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी और होमी भाभा जी, इन दोनों की मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो जाती है।
इनफैक्ट इन दोनों की जो डेथ है उसके बीच में जो अगर अंतर आप देखोगे तो वो भी बस केवल 13 दिनों का है, ओनली 13 डेज। और 1971 तो आपको याद ही होगा जब इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था। उस दौरान इंडिया उस वॉर में जीत रहा था, राइट। और तब पाकिस्तान के सपोर्ट में उसके फेवरेट दोस्त अमेरिका ने बे ऑफ बंगाल में अपने 7th फ्लीट को न्यूक्लियर वेपन से लोड करके इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया था। और उस दिन फाइनली इंडिया को समझ में आया कि न्यूक्लियर पावर होना जरूरी कितना है। और तब हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने यह डिसीजन लिया कि हम न्यूक्लियर टेस्ट किसी भी हाल में करके रहेंगे। 18 मई 1974 पोखरन, सुबह 8:05, 330 फीट अंडरग्राउंड एक 3000 पाउंड का प्लूटोनियम इम्प्लोसिव डिवाइस 8 किलोटन का एक्सप्लोशन टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर राजा रमन ने पूरे देश और इंदिरा गांधी के लिए एक कोडेड मैसेज भेजा, द बुद्धा स्माइलिंग। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट जिसे खुद इंडिया के 75 साइंटिस्ट ने बनाया था, इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया था, वो भी एकदम सीक्रेसी में, दुनिया की नाक के नीचे। लेकिन इंडिया ने इसको पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, ना कि बॉम्ब, जो कि आप शायद से गलती मानो, लेकिन ये इंडिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट क्लेवर डिप्लोमेटिक मूव था। क्योंकि दुनिया को हमने दिखाया कि हमने बस केवल ये पीस एक्सप्लोजन का टेस्ट किया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सबको पता था कि उस न्यूक्लियर का इस्तेमाल आखिर होगा किस लिए। लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर इस टेस्ट के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंदिरा गांधी ने इसको ओपनली प्रोसेस नहीं किया, पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए टाल दिया। और फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके बाद न्यूक्लियर रिसोर्सेज की वापस से डाइवर्ट हुए और न्यूक्लियर प्रोसेस एकदम जीरो रही। और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए ग्रीन लाइट तो दी, लेकिन CIA की स्पाई लाइट्स ने प्रिपरेशंस डिटेक्ट कर ली और यूएस ने सैंक्शंस लगाने की वार्निंग दी, जिससे वापस से एक और बार हमें प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन फिर आता है मार्च 1998। वाजपेयी जी की सरकार केवल 13 दिन पुरानी थी और एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग एकदम कॉन्फिडेंशियल रखी गई। इंडिया ने एक ब्रिलियंट डिसेप्शन खेला। DRDO ने चांदीपुर मिसाइल रेंज पर त्रिशूल मिसाइल टेस्ट के लिए ज्यादा इक्विपमेंट्स मूव करा दिए, इतने ज्यादा कि वो अग्नि IRBM टेस्ट से भी ज्यादा बड़ा लगे। और जैसे ही ये मूवमेंट शिफ्ट हुआ, चाइनीज और अमेरिकन सैटेलाइट्स का फोकस एकदम चांदीपुर पे आ गया, जिससे जो एक्चुअल साइट थी न्यूक्लियर टेस्ट की, पोखरन, उसके इमेज तो सैटेलाइट ने कैप्चर किए, लेकिन वहां बैठ के जो अफसर वहां पे मैनुअल एनालिसिस कर रहे थे, उन्होंने उनको रेज ही नहीं किया, क्योंकि इस बार साइंटिस्ट को आर्मी यूनिफॉर्म पहनाई गई थी और सारा काम रात में सैटेलाइट से बच के किया जा रहा था। तो बहुत ही शातिर तरीके से एक स्पेसिफिक स्लॉट चुना गया ताकि वो सैटेलाइट से बच सके। और जब वहां पे वो इमेजेस उन्होंने कैप्चर भी कर ली तो उन्होंने वो इग्नोर कर दी, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस चांदीपुर शिफ्ट हो गया था। और दूसरी तरफ वाजपेयी जी पब्लिकली ये बोलते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग न्यूक्लियर पावर पे या फिर कुछ ऐसे टेस्ट पे कोई काम नहीं कर रहे, जिसे उन्होंने मान भी लिया। और ये CIA के वन ऑफ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस फेलियर में से एक माना जाता है। और फिर 3 बड़े टेस्ट लगातार होते हैं, शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3। इतने ज्यादा बड़े और भयंकर टेस्ट हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब के सिस्मोमीटर्स पूरी तरह हिल गए। और फिर वो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट होती है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. यूएस ने इंडिया के ऊपर तुरंत सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया ने सूझबूझ के साथ में कुछ कैलकुलेशंस की थी जो बिल्कुल सही रही, क्योंकि उस समय तो काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा निगरानी रखनी शुरू हो गई थी। 1999 के एंड तक सिविलियन ग्लेन अमेंडमेंट सेक्शंस प्रैक्टिकली खत्म हो गए। 2001 तक डिफेंस सैंक्शंस गए और 2008 में US इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई, जिसमें अमेरिका ने इंडिया को एक डिफैक्टो न्यूक्लियर पावर की तरह रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो वो कंट्री जो 1962 में चाइना के अगेंस्ट में 303 राइफल से लड़ रही थी, उसने 1998 में दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस के नाक के नीचे थर्मो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। तो ये बेसिक एक कहानी थी कि कैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंटली, जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, किस तरीके से खुद के बलबूते पे उसने ये सारी न्यूक्लियर वॉर डोमिनेट की। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेक श्योर कि आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। जय हिंद।